देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आगे वाला, इसी चैप्टर वाला मैंने करा दिया था इससे पहले वाले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, पढ़ो अपने आप, जल्दी से पढ़ो। 12 इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने कहा इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, ये पोटेंशियोमीटर का आ गया। देखो, अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 35 सेंटीमीटर length of the potential wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point shifts to 63 centimeter, what is the EMF of the unknown cell? बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, फर्स्ट यूज पे। क्वेश्चन नंबर 12 वैल्यू लिखो। आपको E1 दिया है इसमें 1.25 वोल्ट और पोजीशन ऑफ नल पॉइंट आपकी 35 सेंटीमीटर दी गई। E2 आपसे पूछा गया है अननोन सेल और इसका L2 आपको गिवन है और ये कितना है 63 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो भाई E1 अपॉन E2 पढ़ा था, टू कंपेयर K टाइम्स L1 अपॉन K टाइम्स L2। K आपका कट गया, E2 निकालना है तो पहले फॉर्मूला बना लो, L2 E1 अपॉन L1। अब L2 63 है, E1 आपका 1.25 है और L1 आपका 35। ठीक है, तो भाई मैं आंसर आपको दे देती हूँ, कैलकुलेशन तो मैं नहीं करूँगी। ये आंसर आ गया आपका 2.25 वोल्ट। आगे समझ। तो ऐसे क्वेश्चन भी एक नंबर में कभी कभी आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 13 भी, 13, 14 ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस? 13 देखो, 13 में उन्होंने कहा है आपसे द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a copper conductor is estimated at 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube। नंबर डेंसिटी मैंने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पढ़ाई थी तो मैंने समझाया था क्या होती थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। नंबर डेंसिटी स्मॉल n, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कैपिटल N पर यूनिट वॉल्यूम, और यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और यूनिट क्या होती थी, नंबर को तो ना कुछ नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन से लिखेंगे, और वॉल्यूम को पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपका स्मॉल n दिया। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक्स टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर 3 मीटर लॉन्ग टू द अदर एंड। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये आपका कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ उन्होंने 3 मीटर दी और इसके अक्रॉस जैसे ही आपने बैटरी लगाई EMF, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एकदम से मूव करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इस एंड से यहां से ड्रिफ्ट करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से सीधा जाएगा एक लाइन में, यहां पहुंचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इस एंड से यहां तक पहुंचेगा तो टाइम उन्होंने पूछा हाउ लॉन्ग। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन टेक्स फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम कैलकुलेट करना है। तो देखो आपको डिस्टेंस पता है दोनों के बीच का 3 मीटर, क्योंकि कंडक्टर की लेंथ कितनी है 3 मीटर। ठीक है, तो अगर आप ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट कर लेते हो तो टाइम निकल आएगा। बात समझ रहे हो? और ड्रिफ्ट स्पीड में आपको क्या क्या चाहिए, लेंथ I/NEA। तो N और E तो आपको मालूम ही दिया उन्होंने, एरिया भी दिया होगा क्वेश्चन में। हाँ, एरिया भी दिया हुआ है, करंट भी दी है, सारी चीजें दी है। तो ड्रिफ्ट स्पीड निकाल के फिर आप स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में रख दो, उससे आपका टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। चलो सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन ये भी आया हुआ बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है, पहले तो लिखो क्या क्या दिया है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 8.5 into 10 to the power 23
per meter cube. Length of the conductor 3 meter. Area of cross section 2 into 10 to power minus 6 मीटर स्क्वायर. और करंट आपको दे दी 3 एम्पियर. पूछा क्या है? हाउ लॉन्ग टाइम. तो देखो ड्रिफ्ट स्पीड होती है आपकी I/NEA और स्पीड को क्या लिख सकते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, ऐसा नहीं करना कि पहले स्पीड निकालो फिर इसमें रखो. कुछ चीजें हो सकता है कैंसिल हो जाए, डायरेक्ट रखो. अब टी निकालना है तो बाकी सब चीजें दूसरी तरफ चली गई. सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू रखो. लेंथ 3, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 8.5 into 10 to power 23, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 into 10 to power minus 19 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 into 10 to power minus 6 और डिवाइडेड बाय करंट 3. केवल करंट कैंसिल हुई क्योंकि है ये ही. बाकी आप ये मल्टीप्लाई कर लेना, मैं आंसर दे दूंगा आपको. ये आ रहा है 2.72 into 10 to power 4 यानी 27200 सेकेंड्स. ठीक है, अब भाई इसको आवर्स में बदलना है तो 3600 से डिवाइड कर लो. तो ये 0 कट गए, 36 से डिवाइड करो. तो 36 से जब डिवाइड करोगे तो आपके कुछ आवर्स आंसर दिया होगा तो मैं बता दूँ 7 hours 35 minutes दिया उन्होंने और 7 hours 35 minutes. आगे सुन में चलो अगला देखो. क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन. बड़ा क्वेश्चन है, एकदम से बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये क्या कह रहे हैं. पढ़ लो, ये समझ में आ गया बेटा? चलो पढ़ जल्दी. क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 14, 35 में 14. जल्दी पढ़ो. देखो उन्होंने क्या कहा है. द अर्थ सरफेस, चेयर को किसका लो, शिफ्ट कर लो. द अर्थ सरफेस हैज अ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी. आपको मालूम है जो हमारी अर्थ है ये ऊपर आयनोस्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज आयनोस्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो नीचे आती है उसको ये रिसीव करती है. समझ लो. तो इसमें इनवर्ड फ्लक्स होता है या इनवर्ड फील्ड लाइंस होती हैं. और इनवर्ड फील्ड लाइंस कब होती हैं? जब नेगेटिव चार्ज हो. तो अब चार्ज तो अर्थ का पोटेंशियल 0 है इसलिए तुरंत ही न्यूट्रल हो जाता है. पर हमारी अर्थ पे एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, अर्थ रिसीव करती है उनको. तो उन्होंने क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है? द अर्थ सरफेस हैज अ नेगेटिव चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वैल्यू दी है. द पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और सिग्मा दिया है. सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता था? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया. ठीक है. अब उन्होंने कहा है ड्यू टू लो कंडक्टिविटी ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर. हाँ वही जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, कहीं कंडक्शन है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है जो अर्थ में जाती है. या आयनोस्फीयर से लोअर एटमॉस्फेयर में इंड्यूस हुआ, वहां से अर्थ पे फील्ड लाइन गई. तो ऐसा कोई भी मैकेनिज्म हो सकता है. ठीक है. अब उन्होंने कहा है इन अ करंट कंडक्टिविटी ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर इन अ करंट ऑफ ओनली 1800 एम्पियर ओवर द एंटायर ग्लोब. मैंने आपको ये कोरोना डिस्चार्ज जब समझाया था, लाइटनिंग कंडक्ट थंडरिंग समझाई थी एनसीईआरटी के इससे पहले वाले चैप्टर के लास्ट के क्वेश्चन में 37 में. उसके बहुत सारे पार्ट्स थे. उसमें उन्होंने कहा भी था कि अर्थ में जो डिस्चार्जिंग करंट है वो इतनी लार्ज है 1800 एम्पियर. तो फिर हमारा अपर एटमॉस्फेयर न्यूट्रल क्यों नहीं हो जाता है? याद है ये क्वेश्चन? इससे पहले वाले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था 37. उसके बहुत सारे पार्ट्स थे. तो ऑल ओवर ग्लोब इतनी लाइटनिंग थंडरिंग कहीं ना कहीं चलती ही रहती है कि जो डिस्चार्जिंग करंट है वो लगभग 1800 एम्पियर ही होती है.
समझ लो, उसमें चेंज नहीं आता क्योंकि आज यहाँ न्यूट्रल हुई, चार्ज हुआ, डिस्चार्ज करंट मिली। अब किसी दूसरी जगह लाइटनिंग थंडरिंग ग्लोब में हुई तो ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोब कहीं ना कहीं लाइटनिंग थंडरिंग अपर एटमॉस्फेयर में चलती रहती है। तो अब देखो डिस्चार्जिंग करंट 1800 होती है, याद भी कर लेना इसकी वैल्यू। इफ देयर वर नो मैकेनिज्म ऑफ इंसुलेटिंग, if there were no mechanism of sustaining atmospheric electric field, how much time would be required to neutralize the earth? इनका कहना ये है, वैसे तो हमारी अर्थ इतनी बढ़िया कंडक्टर है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, कितना भी चार्ज आ जाए, कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएं, कभी हमें झटका नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक कभी नहीं। क्यों? क्योंकि एक इक्विपोटेंशियल मेंटेन करती है, हम सब इक्विपोटेंशियल पे हैं। तो जब पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का 0 हुआ, तो हमें कभी भी पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ठीक। दूसरी चीज, अर्थ एक ऐसी कंडक्टर है कि उसको कितना भी चार्ज दो, कितना भी, उसका वोल्टेज कभी भी नहीं बढ़ता, पोटेंशियल हमेशा 0 रहेगा। और इलेक्ट्रिक शॉक के लिए वोल्टेज डिफरेंस होना जरूरी है, ना कि चार्ज। आप कितना भी हाई वोल्टेज का तार पकड़ लो, अगर आपकी बॉडी इक्विपोटेंशियल पे है, आपके हाथ का पोटेंशियल, पैर का पोटेंशियल, हेड का पोटेंशियल हर जगह का सेम है, तो आप क्या 33,000 का आप हाई टेंशन लाइन को भी टच कर सकते हो। और फेराडे ने किया यही था, उन्होंने केज को, मैंने बताया था कि केज में खुद बैठ गए, बढ़िया एल्यूमिनियम और सिल्वर का केज बनाया था उन्होंने, गुड कंडक्टर, पर उसको वुडन स्टैंड पे कसा और उसके अंदर बैठ गए और बाहर से हाई टेंशन लाइन का कनेक्शन लगवा दिया और उसको उन्होंने खुद स्विच ऑन किया अंदर से। जब ऑन किया तो पूरे ग्लोब पे कितना पोटेंशियल था? 33,000, लेकिन वो उसके अंदर सेफ थे क्योंकि वो एक ग्लोब के अंदर इक्विपोटेंशियल बन गया। हॉलो कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पूरा हॉलो कंडक्टर पोटेंशियल को इक्वल मेंटेन कर रहा है, तो कहीं का भी पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालो 2 पॉइंट का तो 0 आएगा। और करंट या चार्ज को फ्लो करने के लिए हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, 1 पॉइंट का हाई, 1 का लो। समझ रहे? तो इन्होंने यही पूछा है कि क्या कोई ऐसी मैकेनिज्म, क्या मिलेगा इफ देयर वर नो मैकेनिज्म। हाँ, हमारे एटमॉस्फेयर को माना उन्होंने कहा चार्ज आ गया और कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है जो उसको न्यूट्रल करे, क्योंकि अर्थ ऊपर से फ्लक्स को रिसीव कर रही है। तो जब फील्ड लाइन फ्लक्स अंदर आती है तो नेगेटिव चार्ज है, यानी अर्थ पे नेगेटिव चार्ज है। तो उन्होंने कहा इसकी कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है, तो कितना टाइम लगेगा इसको न्यूट्रलाइज होने में। ठीक है, अब सबसे आसान तरीका बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता और आपने पहले नहीं किया होता तो आप 100% इसको आप गलत करते हैं। ठीक है, मैं 1% बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, एक्सेप्शंस भी बच्चे होते हैं, बच्चे कुछ उनका दिमाग चल सकता है, किसी बच्चे का एक्सेप्शन नहीं भी हो। तो मैंने आपको हमेशा ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जब भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आए जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए कि क्या करना है, इसकी लैंग्वेज क्या है, और शायद आप लोगों ने ऐसा फील भी किया होगा कि जब इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा अगेन एंड अगेन, आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि ये क्या रहा है। ठीक है, पर इतना जब आप इसकी सारी वैल्यूज लिखो, जब भी डिफिकल्ट आए, अभी भी मैं बताती हूँ 2 साल से डिफिकल्ट पेपर दोबारा से आ रहा है बोर्ड का। बिफोर लास्ट ईयर भी बहुत बेकार पेपर था, उस पेपर को बेकार तो इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि उसमें आउट ऑफ सिलेबस जाता था, जो कि नहीं होना चाहिए, बाद में उसकी बोनस मार्किंग मिली। इस साल का जो पेपर था उसको मैं डिफिकल्ट कहूँगी क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, 10-12 नंबर, 10-12 क्वेश्चन, नंबर नहीं 10-12 क्वेश्चन, नंबर तो ज़्यादा होगा। उन्होंने अच्छे लेवल के, जिसको हर क्वेश्चन को आपको सोचना था, सिलेबस के थे, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। और लगातार जब क्वेश्चन पहला पढ़ा वो भी डिफिकल्ट, दूसरा भी थोड़ा सा डिफिकल्ट, तीसरा भी डिफिकल्ट, चौथा भी, तो ऐसे में 50-60% बच्चा नर्वस होने लगता है कि हर क्वेश्चन डिफिकल्ट, हर क्वेश्चन डिफिकल्ट। तो उसमें कभी भी अपने को इतना मेंटली स्ट्रांग रखो, तुरंत ये सोचो, दिमाग में ये थॉट आने ही मत दो कि अब क्या होगा, पास होंगे कि नहीं, अब कैसे 90। अच्छे जो बच्चे हैं जिनका टारगेट होता है कि 10 CGPA 10th में हमें स्कोर करना है इतना, जिनका नहीं भी 10 है, बहुत बच्चों का टारगेट होता है कि हमें इतना करना ही है और वो दिन रात मेहनत भी करते हैं। तो जहाँ उनके दिमाग में एक थॉट आया कि अब क्या होगा, तो फिर आप समझ लो आपके न्यूरॉन्स नेगेटिव कनेक्शन जुड़ते चले जाते हैं, उसमें आप इतना नर्वस हो जाते हो कि आप कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी भी आप गलत करते हो, और ऐसा हर साल होता है।
पिछले बार में मेरे 2-3 बहुत अच्छे बच्चे जो उतने टफ पेपर में भी 90 अब स्कोर करते ही करते, अब वो कहने लगे मैम हम नहीं बता सकते हम कितना करके आए, क्योंकि डिफिकल्ट में तो हमने पूरा दिमाग लगाया, ठीक टाइम भी ज़्यादा लगा, लेकिन उसके चक्कर में हमारे 2-3 क्वेश्चन ऐसे हुए जो इजी गलत हो गए और 2-3 ऐसे छूट गए कि 2 में 3 में और उन्होंने दिया था, हमने सोच लिया गलती से कि ऊपर वाले दोनों में और है, समझ रहे हो। तो ऐसी बेटफ पेपर एक तो आया, तो आप तुरंत ये थॉट लाओ कि ये मेरे लिए टफ नहीं है, जितने इंडिया के बच्चे दे रहे हैं जिनको ये सेट मिला सबके लिए टफ है। अब जब टफ पेपर आता है तो उसमें जिस बच्चे का प्रेजेंटेशन अच्छा होता है और जो बच्चा थोड़ा सा मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रख के नर्वस नहीं होता है ना, एग्जाम फोबिया से अपने आप को नहीं घेरता है, वो बच्चा फाइट कर जाता है। और एंड तक आते आते इजी क्वेश्चन, पहले ऐसे क्वेश्चन मैंने क्या कहा था आपको, कभी भी डिफिकल्ट पेपर में टाइम मत बर्बाद करो। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट में आ गया तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ो। हाँ, उनमें गोला बनाते जाओ जो जो आप छोड़ते जा रहे हो, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप कोई साइन नहीं लगाओगे तो आपने छोड़ दिया, नहीं आया फिर छोड़ दिया। आप पहला राउंड पूरा करने के बाद जब दूसरे राउंड पे आए तो अगर आपने कोई मार्क नहीं लगाया तो आप फिर से हर क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसमें आपका टाइम इतना बर्बाद होगा कि उनमें जो अटेम्प्ट क्वेश्चन कर चुके हो वो पढ़ने के बाद आपको लगेगा हाँ ये तो कर दिया, समझ रहा। ये नहीं, पहला आपने पढ़ा 1 मिनट में नहीं समझ में आया, गोला बनाओ, इमीडिएटली नेक्स्ट पे आ जाओ, सर्किल बनाते चले जाओ। और फर्स्ट राउंड में जो जो आपको आ रहे हैं बिल्कुल भी दिमाग वेस्ट नहीं करो, जो बिल्कुल भी मत सोचो। जहाँ आप रुक गए सोचा और आपने 1 मिनट की जगह 5 मिनट ले लिए, ठीक, वहीं आप और उसके बाद भी मान लो टफ क्वेश्चन है नहीं आप निकाल पाए शुरू में, तो नर्वस होना साथ में शुरू। तो पहले राउंड में जो सिंपल क्वेश्चन है उनको करते चलो करते चलो करते चलो, आप देखोगे कितना भी डिफिकल्ट पेपर आए 50% 40% पेपर फिर भी इतना होता है कि हर बच्चा कर सकता है। तो वो आपने 50-40% कर लिया तो आपका 1 घंटे में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि अरे नहीं अभी 1 घंटे ही हुआ, मैंने 40 नंबर का तो स्कोर कर लिया। फिर आप आओ स्टार्टिंग से, फिर उनमें जो आप डिफिकल्ट छोड़ते गए पहली बार में, अब उन पे दिमाग लगाओ तो आप देखोगे सेकेंड आवर में आप उनमें से भी उनका भी 50% अटेम्प्ट कर पाओगे। 20% बहुत डिफिकल्ट होता है जब पेपर डिफिकल्ट आता है, वो भी उन बच्चों के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है जो अच्छी कॉम्पिटिशन्स की कोचिंग करते हैं। जैसे बहुत लोग हैं जेईई मेंस की कोचिंग कोटा में कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया दिल्ली में कर रहे हैं, और वो विद्या मंदिर से कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने आते हैं। एग्जाम्स के टाइम उनकी दिसंबर से छुट्टी होती है, फरवरी मार्च, तो उनका अच्छी तैयारी है। उन लोगों को इतने न्यूमेरिकल्स कंपटीशन के कराए जाते हैं, उसके पीछे का बेस मालूम हो या नहीं मालूम हो, उन्हें 1000 क्वेश्चन एक फॉर्मूले पे, मोर देन 1000, कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है, लैंग्वेज ये चेंज हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना। वो इतना कराते हैं कि वो बच्चे को रट जाता है, बिल्कुल दिमाग से समझ में भी आता है और रट भी जाता है। तो ऐसे बच्चे फिर उन क्वेश्चन को सही कर ले जाते हैं। और कुछ हमारे ऐसे बच्चे 12th के जो कोई कंपटीशन की कोचिंग नहीं कर रहे हैं, जो बुक की एक एक लाइन को, एक एक क्वेश्चन को करते हैं, एनसीईआरटी भी करते हैं पूरी। प्रदीप अगर उनके पास है तो प्रदीप का सॉल्व अनसॉल्व सब कुछ करते हैं। नूतन फिजिक्स है तो नूतन फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते, सॉल्व भी करते हैं अनसॉल्व, नूतन फिजिक्स के सॉल्व क्वेश्चंस। आईएससी वाले बच्चों तुम लोग जरूर करना, और बल्कि मैं कहूँगी सीबीएसई वालों को कि जब आपकी एक बुक, कोई बुक आपके पास नहीं है तो अगर परचेस करो तो प्रदीप फंडामेंटल भी ले सकते हो, इनफैक्ट आप नूतन फिजिक्स भी सीबीएसई की ले सकते हो। और नहीं भी लो तो एक दूसरे से बुक्स के, मैंने कहा एक दूसरे से क्वेश्चन रिक्वेस्ट भेजो अपने अपने फ्रेंड्स को, उनसे कहो कि नूतन फिजिक्स है तो अपने क्वेश्चन भेज दो, सॉल्व अनसॉल्व दोनों। नूतन फिजिक्स के अनसॉल्व उतने डिफिकल्ट नहीं है, सॉल्व का लेवल बहुत डिफिकल्ट और बहुत अच्छा है। तो अगर पेपर इजी आएगा तो आप कर ही ले जाओगे। पेपर अगर जैसा आता है पिछले 2 साल से पहले से जैसा आ रहा है या आईएससी में जैसा आ रहा है, मेरी कॉपी का एक भी क्वेश्चन कॉपी के बाहर का नहीं होता। आईएससी के बच्चे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं जितने मेरे से इतने साल से पढ़ रहे हैं। नोट्स में से, नूतन फिजिक्स में से प्लस एनसीईआरटी जो और करा रही है, एक क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा। 100 में से 100 3 साल से तो बच्चे स्कोर कर ही रहे हैं। इस बार 100 का तो मुझे होप नहीं है, ठीक है, लेकिन रागिन स्वरूप के 2 बच्चे बहुत अच्छे, गर्ल्स दोनों बहुत बढ़िया काम कर रही थी, तो वो 95-96 तक मेरे हिसाब से पहुंचनी चाहिए। अब दोनों पहुंचते हैं या एक पहुंचती है उनमें नहीं कह सकते। वैसे मेरे पास कोई आईएससी के बच्चे 90s के तो कई थे,
लेकिन अबव 90 कौन स्कोर कर पाता है? 95 अबव, ये नहीं देख सकते। पिछले साल 3 साल से थे, उनके लिए मैंने श्योर कर दिया था कि 100 में 100 लाएंगे। CBSE में बहुत बच्चे अच्छे हैं, अबव 95 अबव 90 तक मैं बहुतों का सोच रही थी, लेकिन अब पेपर आया है बहुत डिफिकल्ट, करीब 20 से 25 नंबर का पेपर डिफिकल्ट है। ठीक, तो अब उसमें जो मैंने आपको तरीके बताए कि कैसे आप अपने स्टेमिना को डेवलप करो, मेंटली स्ट्रॉन्ग, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। और वो क्या कब होती है डेवलप? किसी भी सिचुएशन में आप चिड़चिड़ाओ मत, समझ रहे हो? किसी भी सिचुएशन में मैंने देखा है घर में ना, भूख लगी रहेगी, बस मदर को टाइम भी नहीं देते हैं कि वो बना पाए, आपको दे पाए, हल्ला मचा के रख देते हैं कि कितनी भूख लग रही, कितनी आफत आ गई, बस 2 घंटे पढ़ लिए कि कितनी भूख लग गई, है ना? तो कंट्रोलिंग पावर है, सेल्फ कंट्रोलिंग, उसको जब तक आप डेवलप नहीं करोगे आप मेंटली स्ट्रांग नहीं बनोगे। हर सिचुएशन में आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। ठीक, जितना अपने आप को तपाओगे उतना ही खरा सोना बनोगे। सिली एक्सक्यूजेस देते रहते हो, रात भर लाइट नहीं थी इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। कई बार उधर टेस्ट लेती हूँ, अरे मैम मैसेज आएगा, अरे मैम हम नहीं पढ़ पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? रात भर बत्ती नहीं थी, लाइट नहीं थी। तो मैडम के घर में भी तो लाइट नहीं थी, मैं तुम्हें कैसे सुबह 4:30 बजे पढ़ा रही हूँ? समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सिली एक्सक्यूजेस हैं। जब लाइट गई तो पूरे जहाँ पूरे सिटी की अगर आगरा की लाइट चली गई तो सबके घर पे गई। अब उसमें अगर 80 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और 10 बच्चे नहीं दे रहे हैं, तो वो 10 सिली एक्सक्यूजेस ही तो दे रहे हैं। मान लो बोर्ड से एक दिन पहले अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, लाइट में नहीं आई आपके घर में लाइट, तो आप बोर्ड का पेपर में ये छोड़ दोगे कि नहीं लाइट नहीं है ना? तो सिली एक्सक्यूजेस नहीं, हमेशा सोल्यूशन पे जाओ। मैंने आपको बताया था कि जिस समय यूएस का सैटेलाइट जब गया था तो ग्रेविटी फ्री है वहाँ, तो पेन उनके साथ था, वो पेन से एक भी डाटा को रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। कंप्यूटर में जितने रिकॉर्ड हुए वो रिकॉर्ड हुए, समझ गए? तो रशिया ने सबसे पहले क्या किया था कि उन्होंने पेंसिल का यूज किया था, समझ गए? उन्होंने कहा कि ग्रेविटी फ्री में जो चीज हमारी काम कर जाए, कि अगर कंप्यूटर फेल हो जाए, वो इतनी तैयारी के साथ जाते हैं कि अगर कंप्यूटर फेल हो जाए, हमें कुछ मैसेज भेजना है, कुछ करना है, कुछ अपने रिटन डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लिखने हैं, भेजने हैं उनको, कैमरे किसी भी हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, अगर कंप्यूटर फेल हो जाते हैं तो हमारे पास डाटा कुछ तो रहे स्पेस में, समझ गए? तो ग्रेविटी फ्री पेन, तो उस समय सोल्यूशन पे रशिया तुरंत गया कि हमें पेंसिल लेके जानी है, पेंसिल चल जाएगी, पेंसिल उड़ती भी ऐसे छत पे चलाओ चल जाएगी, पेन अगर दीवार पे भी चलाओ नहीं चलेगा, तो सोल्यूशन पे जाओ। तो मैं आपको इतना जो 5-7 मिनट से आपको दे रही हूँ सिर्फ इसलिए कि सिर्फ आपको केवल अपना काम करना है कि 12th का पेपर डे बाय डे टफ होता जा रहा है, आपके लिए कंडीशंस आगे इजी नहीं हो रही है। कंपटीशन में इतना बच्चा बैठता है, इतना पढ़ने वाला बैठता है, 10 लाख कंपटीशन में बच्चे बैठ रहे हैं, मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, ठीक? और उसमें से 2 लाख बच्चा कम से कम ऐसा होता है जो दिन रात पढ़ने वाला है, ठीक? और उसमें से 50,000 10 से 20,000 मान लो, वो ऐसा होता है गॉड गिफ्टेड ब्रेन, कि उन्होंने तो किताब पे निगाह डाली और ब्रेन में जैसे बुक छप गई। जैसे विवेकानंद जी का दिमाग था कि एट ए टाइम उनसे 5 लोग बात करते थे, रामकृष्ण उनके गुरु जी, रामकृष्ण परमहंस जी और विवेकानंद जी। ये इतने मतलब गॉड गिफ्टेड थे। विवेकानंद जी तो जिस किताब में, वो तो बुक भी नहीं पढ़ते थे, वो राइटर के माइंड को पढ़ते थे कि किस फ्रेम ऑफ माइंड ने से इस राइटर ने बुक लिखी। और विवेकानंद जी फिलोसफर थे, तो वो लाइब्रेरी में, मैंने आपको एक बार एक इंसिडेंट सुनाया था कि लाइब्रेरी में वो सारी फिलोसफी की बुक लाइब्रेरियन से इशू कराते थे, ऑथर के किनकी क्या फिलोसफी है, वो बुक सारे फिलोसफिकल थॉट, बड़ी मोटी मोटी बुक्स लाइब्रेरी से 10-10, 12-12 रोज इशू कराते थे और 2-3 घंटे के बाद आके दे जाते थे लाइब्रेरियन को। तो लाइब्रेरियन ने उनकी जो मेन हेड, वहाँ हेड मास्टर थे या जो भी थे उनके मेन जो प्रिंसिपल, उनको कंप्लेन करी कि इतनी पुरानी बुक ये बच्चा मुझसे निकलवाता है और 2 घंटे में ही मुझे परेशान करके वापस कर जाता है, समझ लो। तो बाकायदा पूरी मीटिंग बैठी थी डायरेक्टर्स की, एकेडमिक उसकी ब्लॉक की, और उनको विवेकानंद जी को सामने रखा गया, बिठाया गया कि उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, समझ रहे हो? और उन्होंने कहा नहीं, मैं हर बुक को पढ़ता हूँ और आप किसी भी बुक का मुझसे पूछ लीजिए जो मैंने पिछले 1 महीने में हजारों बुक्स इशू कराई। तो जितने टीम के मेंबर थे सबने किसी ना किसी बुक में से कुछ ना कुछ पूछा और विवेकानंद जी ने एक चीज बताई। वो लाइब्रेरियन शॉक्ड थे। तब उनसे पूछा गया कि आप क्या करते हो?
उन्होंने कहा मैं फिलोसोफर का माइंड सेट पढ़ता हूँ। तो जो बुक्स में पहले 2 पन्ने होते हैं ना, इंट्रोडक्शन है ना, हिंदी में उसको प्राकथन बोलते हैं, फिलोसफी की बुक में लिखे होते हैं कि वो जो लिखने जा रहा है उससे पहले प्रीवियस उसने क्या सोचा, है ना, इंट्रोडक्शन। तो उन्होंने कहा मैं माइंड सेट पढ़ता हूँ कि किस फ्रेम ऑफ माइंड में ऑथर ने ये बुक लिखी, तो वो बुक क्या फिलोसफी देगी, समझ रहे। रामकृष्ण परमहंस जी वो लिखते भी जाते थे, बोलते भी जाते थे, और 5 लोग अलग अलग टॉपिक बोल रहे हैं उनसे, वो सबके आंसर देते थे। तो लोग शॉक्ड रह जाते थे कि आप कैसे ऐसे करते हो, समझ रहे हो। तो वो कहते थे सिर्फ मेरा दिमाग जब पेन चला रहा हूँ लिखने पे है, सुन रहा हूँ आप पांचों की बातें सुन रहा हूँ, जो क्वेश्चन जिसने किया मुझसे तो मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट हूँ। तो ये कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाते हैं, और ये सब चीज़ें बढ़ाने का तरीका क्या है, केवल एक, आप अभी स्टूडेंट हो, आपको कुछ चीज़ की चिंता नहीं करनी। आपको ये नहीं चिंता करनी है कि अब कोरोना वायरस में लॉकडाउन रहा इतना टाइम, अब हमारी नौकरी कैसे लगेगी, अब हम पढ़ेंगे कैसे, छोड़ दो ये सब। हर घर में इस समय समस्याएं चल रही हैं, हर घर कैलकुलेशन लगा रहा है। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था, मुझसे जिन बच्चों ने अप्रैल में बात की थी, मैंने कहा किसी भी कीमत पे ऑनलाइन नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे यही था कि लॉकडाउन के बाद महीने 2 महीने बाद जून से खुल जाएगा। फिर मुझे जिन बच्चों ने मई में बात की, मैंने उनको भी मना किया स्टार्टिंग के मई में, मैंने कहा नहीं जून जुलाई नहीं, जब अक्टूबर में खुलेगा मैं रिवीजन कराऊंगी, आप पढ़ो ढंग से अपने आप, समझ रहे हो। लेकिन अल्टीमेटली मुझे अपने डिसीजन को, मेरा डिसीजन रॉन्ग था, मुझे वापस आना पड़ा कि नहीं, अब मुझे सोल्यूशन ढूंढना है कि बच्चों का भी लॉस नहीं हो। रिवीजन में कैसे बच्चे कर पाएंगे जो पूरा पढ़ने के बाद, रिवीजन के बाद भी नर्वस होते हैं, बोर्ड देते समय पेपर घूम जाता है, तो अच्छे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, तो मैं उनको अक्टूबर के बाद कैसे करा पाऊंगी, समझ रहे हो। तो मुझे सोल्यूशन पे जाना पड़ा। जो टेक्नोलॉजी आप लोग तो जानते हो, जो मेरे पास पढ़े हैं, मैं आपको अपना फ़ोन भी दिखाती थी, 1110 रुपये का नोकिया का, कितने साल पुराना, उसके अलावा कभी कुछ यूज़ नहीं किया, और इस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हूँ आपसे भी ज़्यादा, समझ रहे हो। तो आपको सोल्यूशन पे जाना है कि आपके पास जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, आपका सोल्यूशन आपके पास केवल एक ही है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, केवल पढ़ना। तो आप और पेशेंस रखो। अगर आपने अपने अंदर पेशेंस को डेवलप कर लिया, कोई भी कितना भी कोई चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो, लड़ रहा हो, आप अपना बिल्कुल क्वाइट रहो, अपने काम पे कहाँ से मतलब रखो, क्योंकि भले ही कोई आप पे चिल्लाए, गुस्सा करे, लेकिन आपका जब रिजल्ट आएगा तो घर के लोग भी नहीं छोड़ते, समझ रहे हो। वो भी फिर आपको छोड़ेंगे नहीं कि जब साल भर पढ़ाया, ट्यूशन भी पढ़ाई, स्कूल की मोटी मोटी फीसें भी भरी, ट्यूशन की भी भरी, मुझे तुम रिजल्ट दे रहे हो, समझ गए। कोई पेरेंट्स भी अपने बिहेवियर को वॉच नहीं करते हैं कि साल भर हमने बच्चे पे पढ़ने के लिए टाइम दिया कि नहीं, कि हम उसमें सवेरे से चिल्लाते ही रहे। मैंने कितने पेरेंट्स देखे 4 बजे से हल्ला मचाएंगे, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, देखने भी दोबारा नहीं आएंगे कि बच्चा पढ़ रहा है, अपने दोबारा फिर सो गए, फिर वो 8 बजे उठे, है ना। तो ये पेरेंट्स को भी बच्चे को कोऑपरेट करना है। लेकिन अगर आपके साथ कोई सिचुएशन ऐसी है, पेरेंट्स रात को 12 बजे बिजनेस से आए हैं, रात को ट्रेन से 1 बजे आए, मदर भी उनके साथ जगी हुई है, उनको खाना वाना दे रही है, तो आपको कैसे 4 बजे आपके साथ उठ के बैठ जाएंगे, है ना। तो वहाँ आप उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते। 12th आपको देना है, आपको अपना करियर बनाना है, ठीक है। तो आपकी जो सोच है वो करियर ओरिएंटेड हो। हर चीज़ में इतनी देखो, मैं बच्चे को हर बार 1 महीने के अंदर 1 बार 2 बार इतना उनको समझाती हूँ, एक अपने बच्चों की तरह, ठीक है। क्योंकि जैसे मेरे बच्चे वैसे आप लोग रहे, मेरे बच्चे भी बहुत जिस इस पे आप लोग गुजरे, तो मुझे बहुत उन्हें केयरफुली वॉच करना पड़ा, बहुत इमोशनली उनसे जुड़ना पड़ा, बहुत स्ट्रिक्ट होकर उन्हें डांटना पड़ा। 4 बजे उठाया, 3:45 बजे नहीं उठे, उठने में आनाकानी करी, मुझे मालूम था कि 10 बजे सो गए। मैंने कैलकुलेशन लगा ली कि 4 बजे 6 घंटे हो गए। 6 घंटे की नींद आपकी एज के लिए परफेक्ट। 4 बजे नहीं उठे, मैंने एक बार में उठा दी, बिल्कुल स्ट्रिक्टली, बहुत स्ट्रिक्ट मदर की तरह, बहुत रूड फादर की तरह पकड़ा, उनको उठा के सीधा नीचे बिस्तर से, आप उठ रहे हो कि नहीं। भले ही वो 10 मिनट तक गुस्से में रहे, मुझसे बात नहीं की, लेकिन 10 मिनट बाद उनको चाय बना के दी, उनसे बातचीत करी, उनके मेंटल स्ट्रेस को रिलीज किया, ठीक है, कि ये सब तुम्हारे लिए है। एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई दोनों के बीच में, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों के साथ सोल्यूशन पे जाना है, क्लियर है। और मैं ये 1 महीने में 15 दिन में बच्चों को बहुत समझाती हूँ, और इसका मैं 10% बच्चों में एडवांटेज देखती हूँ। 90% बच्चे, 10% ऐसे बच्चे होते जो कहते हैं आज तो हमारा पूरे वीडियो लेक्चर मैडम ने तो बिगाड़ दिया भाषण देने में,
10% ऐसे भी होते हैं, 2% ऐसे बच्चे होते हैं कि मैंने बोलना शुरू किया, मैं उनके